इंपॉर्टेंट लिखते जाना। जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी अभी जो हमने रिवाइज करी वो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग गवर्नेंस इन दी म्यूचुअल फंड, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक और चीज, डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलो आ जाओ। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो आइए समझते हैं। हेडिंग क्या बोल रही है, नॉर्म्स किसकी, शेयर होल्डिंग की, गवर्नेंस की, किसमें, म्यूचुअल फंड। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना, शॉर्ट में समझा रही हूँ पहले, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या है हमारा, एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब इस म्यूचुअल फंड की क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। इस म्यूचुअल फंड का कौन है, स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर कौन है, जिसने इसे बनाया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, जो इसमें बैठा एक्सपर्ट जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। या फिर स्पॉन्सर का कौन, एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड, स्पॉन्सर से एसोसिएटेड। या फिर स्पॉन्सर का कोई भी ग्रुप कंपनी, ठीक है। स्पॉन्सर एक कंपनी है ना बच्चा, अगर मैं एसबीआई बैंक का एग्जांपल लूं तो स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर हमारा एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक खुद, या तो उसका एसोसिएटेड, या तो उसकी ग्रुप कंपनी, या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड का कौन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। इनको साफ साफ मना कर दिया है कि भाई एक म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर उसका स्पॉन्सर दूसरे म्यूचुअल फंड में ये सारे काम नहीं करेगा। वापस, एक म्यूचुअल फंड के ये सारे लोग दूसरे म्यूचुअल फंड में ये सारे काम नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं करेगी, म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर नहीं करेगा, स्पॉन्सर से एसोसिएटेड लोग नहीं करेंगे, और या फिर उसकी स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, आ जाओ। 10% और मोर शेयर होल्डिंग या फिर वोटिंग राइट, 10% और मोर शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट, मतलब 10% से कम अलाउड है। वापस, अगर एक म्यूचुअल फंड एसबीआई वाला, उसका जो स्पॉन्सर है पैसा लगाता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में, तो क्या लगा सकता है, कितना लगा सकता है, 10% से कम तक का लगा सकता है। 10% या उससे ज्यादा नहीं लगा सकता। 10% की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और या फिर वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, या फिर रिप्रेजेंट नहीं करेगा वहां पर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बात समझ में आ रही है। आओ एक बार लैंग्वेज रीड करें, आओ एक बार लैंग्वेज रीड करें। नो, मैंने अभी सिंपल क्या बोला, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, 10 से ज्यादा परसेंट के शेयर्स वोटिंग राइट नहीं, या फिर इनका बंदा रिप्रेजेंट नहीं करेगा उनकी बोर्ड मीटिंग में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कौन कौन नहीं करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर, उसका एसोसिएटेड, उसकी ग्रुप कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी, ठीक है। और रीड करें, क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज है, थोड़ा नेगेटिव सेंस में लिखा रहता है, और रीड करके समझ में आ रहा है किनारा। वेरी गुड। हाँ, फंड ऑफ फंड क्या बोलता है, म्यूचुअल फंड उसमें पैसा लगा रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं पैसा लगा रहा, कौन लगा रहा है, म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन थी, एसबीआई बैंक की बात हो रही, उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका एसोसिएटेड। वहां पे क्या पड़ा था, म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं लगेगा किसमें, एचडीएफसी में नहीं लगेगा। ये था फंड ऑफ फंड, जो हमारी इंडिया में अभी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर आएगा, और अभी हम और डिटेल में जाएंगे, थोड़े एक्सेप्शंस भी है। फंड ऑफ फंड के कुछ एक्सेप्शंस भी आगे चल के बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये फंड ऑफ फंड नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर, मतलब एसबीआई बैंक की बात हो रही है। तो उन्होंने बोला भैया एसबीआई बैंक, तुम अपने खुद का म्यूचुअल फंड खोल कर बैठे हो, तो अब तुमको हम क्या नहीं करने देंगे, दूसरे म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाने देंगे नहीं, एक लिमिट तक लगाने देंगे। वो लिमिट क्या है, 10% से कम, मतलब कितना अलाउड नहीं है, 10 और 10 से ज्यादा। समझ में आ गया, चलो रीड करो। नो, कौन नहीं करेगा, स्पॉन्सर नहीं करेगा, म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर नहीं करेगा, या फिर म्यूचुअल फंड के एसोसिएट नहीं करेगा, या फिर म्यूचुअल सॉरी स्पॉन्सर क्या, सॉरी स्पॉन्सर नहीं करेगा, स्पॉन्सर का एसोसिएट नहीं करेगा, और उसका ग्रुप कंपनी नहीं करेगा। साथ में बोला इंक्लूडिंग, और कौन नहीं करेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी बच्चा, क्या नहीं करेगी, साफ साफ बोल दिया। स्कीम के थ्रू या कुछ भी आप करें, म्यूचुअल फंड अदरवाइज इंडिविजुअली, कलेक्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, क्या नहीं करेंगे, 10% और मोर शेयर होल्डिंग या फिर वोटिंग राइट्स, किसमें किसमें, इन्होंने कहा किसमें, वापस आओ। मैंने आपको दूसरे म्यूचुअल के एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की क्या बात हो रही है, उसके ट्रस्टी में, उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वापस, क्या हम म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करें, बिल्कुल भी नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड एचडीएफसी में लगा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर
एचडीएफसी के किस में लगा रहा है, ट्रस्ट में लगा रहा है, या फिर किस में लगा रहा है, एएमसी में। बच्चे ये सब कंपनी है, ये सारी की सारी कंपनीज है, हमने ऊपर एग्जाम्पल देके पढ़ा था, याद है आईडीबीआई का एग्जाम्पल लेके पढ़ा था, हमने पढ़ा था आईडीबीआई बैंक खुद स्पॉन्सर, उसका खुद का म्यूचुअल फंड, उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका ट्रस्टी, ये सब पढ़ा था, सब एक ही होते हैं, मतलब इन शॉर्ट सारी कंपनी होती है, आर्टिफिशियल बॉडी होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया यहाँ का जो स्पॉन्सर है दूसरे म्यूचुअल फंड के किस में नहीं लगाएगा, ट्रस्टी में नहीं लगाएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में नहीं लगाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का? अब एक बार रीड करो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में नहीं लगाएगा, ट्रस्टी कंपनी में लगाएगा, लेकिन किसकी बात हो रही है, एनी अदर म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। तो बस ये मैंने सिंपल प्रेजेंटेशन में आपको रीड करवाया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, एक और काम नहीं करेगा, क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्या लॉजिक होगा, सोचो एक बार। फंड ऑफ फंड अलग बात है, उसमें मत आना, ठीक है। ये कह रही कि भाई तुम खुद सोचो ना कि यहाँ भी म्यूचुअल फंड का काम करो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का, तुम कह रहे हो हमारा काम बहुत बेस्ट है, हम बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज दे रहे, वहां पे भी सेम ऐसे बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो कहीं और लगा रहे हो, तुम कहीं और लगा रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आगे चल के भविष्य में आ सकता है। अभी आगे चल के और डिटेल में जाएंगे तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, कुछ लोगों को अलाउ कर रखा है, लेकिन साफ सब्जेक्ट टू कंडीशन बोल दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ। कि भाई आप वहां पे कुछ और कमिटमेंट करो, यहाँ पे कुछ और कमिटमेंट करो, दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आया? चलो, क्या फर्स्ट पॉइंट डन समझू? वापस वापस वापस। एक म्यूचुअल फंड का कौन स्पॉन्सर, या फिर उसका एसोसिएटेड, या फिर उसकी ग्रुप कंपनी, इंक्लूडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नहीं कर सकती क्या, 10% या 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग या फिर वोटिंग राइट, या फिर रिप्रेजेंट नहीं करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, किसके, दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी में, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। समझ में आ गया, पक्का? तो एक बार ट्राई बस करो, सेकंड वाला पॉइंट खुद से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बस ट्राई करो। आ जाओ, पढ़ के समझ में आया क्या चल रहा है। अब एक बार सिंपल डायग्राम में आ जाओ। यहाँ पे साफ लैंग्वेज में क्या लिखा था, एनी शेयर होल्डर जिसकी होल्डिंग, एनी शेयर होल्डर जिसकी होल्डिंग किस में, 10% मोर, किस में, शेयर होल्डिंग वोटिंग राइट इन एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी, किसके, म्यूचुअल फंड। सेम एग्जांपल, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक हमारा, सॉरी एसबीआई म्यूचुअल फंड है हमारा, उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी, जो ये इंडिविजुअल है, इन दोनों में से किसी एक में अपनी शेयर होल्डिंग रखता है, मतलब कि मेजर शेयर होल्डर बोल सकती हूँ। बच्चों 10% बहुत ज्यादा होता है, अब मैं कह रही हूँ 2-3% भी बहुत ज्यादा होता है। आपने इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं, उसमें क्या लिखा रहता था भैया, 2 या 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1% तक चल जाता है, ठीक है, लेकिन 10% बोल दिया तो ये बहुत बड़ी बात बोल दी। तो साफ यहाँ पे क्या बोलता है, अगर जो ये शेयर होल्डर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में या फिर ट्रस्टी किसमें, म्यूचुअल फंड के, एक म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अगर 10 या 10 से ज्यादा होल्ड करता है, मतलब वो मेजोरिटी में आ रहा है, एक तरीके से मेजोरिटी मतलब कि ज्यादा इंटरेस्ट उसका डेवलप हो गया है, तो साफ साफ बोल दिया है अब वो किसी दूसरी म्यूचुअल फंड के, सेम वही ऊपर वाला कंसेप्ट, ट्रस्टी में और उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी में क्या नहीं करेगा, ये सारी चीजें नहीं करेगा, 10 से ज्यादा शेयरहोल्डिंग वोटिंग राइट्स नहीं करेगा और रिप्रेजेंट भी नहीं करेगा वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इन शॉर्ट किसको बोल रखा है, म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर को मना कर दिया, उनके एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मना कर दिया, या फिर इस म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट और किसमें बच्चा, ट्रस्टी में, जो एक स्टेक होल्डर है जो 10 से ज्यादा रखता है वो किसी और में 10 या 10 से ज्यादा नहीं रख सकता, और या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ में आ गया, ये था इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाइए, ये दोनों लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। अब नीचे आ जाइए, हाउएवर इन द इवेंट ऑफ द मर्जर। अब ये मर्जर कहाँ से आ गया भाई, ये मर्जर क्या होता है, हो सकता है भाई मर्जर अमलगमेशन होगी, दो कंपनी आपस में, ठीक है, दो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपस में कर सकते हैं मर्जर। इन द इवेंट ऑफ द मर्जर या फिर एक्विजिशन या फिर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या फिर एनी अदर अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द स्पॉन्सर, ऊपर की पूरी लाइन सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है मर्जर, सिचुएशन अलग अलग करके बता रही कि या तो एक्वायर कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया, व्हाटएवर, ठीक है। चलो, स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड, जिसमें अरेंजमेंट में स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड या फिर शोल्डर ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसकी बात हो रही है, स्पॉन्सर की बात हो रही है, या फिर शोल्डर्स की बात हो रही है ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर ट्रस्टी कंपनीज की बात हो रही है, देयर एसोसिएट, उसके ग्रुप कंपनी, विच रिजल्ट इन द इंसिडेंटल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। मर्जर अमलगमेशन के कारण आपकी जो ये 10% वाली जो लिमिट है ना, क्योंकि 9% तक तो अलाउड है ना,
9.99 तक तो अलाउड है ना। इस मर्जर अमलगमेशन के चक्कर में अगर कुछ इंक्रीज होता है, इंसिडेंटल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि मर्जर के कारण ऐसा हुआ है, तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया दीज रेगुलेशन शेल बी कंप्लाई, आपको फॉलो करने पड़ेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने आपको 1 साल का समय दिया, इस 1 साल में आप मर्जर के रूल्स रेगुलेशन एक बार कंप्लीट करो, उसके बाद आपको हमारी ये सारी बातें भी कंसर्न में रखनी होगी। फिर हम आपका देखेंगे। देखो 1 साल तक हमने कहा मर्जर अमल में चल रहा है, अगर आप ये ऊपर जाते हो, लिमिट क्रॉस करते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर लो, क्योंकि मर्जर के कारण ये सिचुएशन। लेकिन ये सब करने के बाद फिर आपको वापस से इन सारे नॉर्म्स में आना पड़ेगा। तो 1 साल तक की हम बस आपको छूट दे रहे हैं बाकी कंप्लाइंसेस करने की, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर आपको ये सब कर लेना है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, आज मर्जर हो गया, अब मैंने देखा यार मेरी तो लिमिट क्रॉस हो गई, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पास समय है इसको कंप्लाई करने का। कितना समय दे दिया, 1 साल के अंदर वापस से अपनी 10% से कम वाली पोजीशन के अंदर आ जाना, ठीक है, पक्का। चलो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया, पक्का। ये कल पढ़ चुके थे, ये क्या था बताओ जरा, टर्म्स एंड कंडीशन रजिस्ट्रेशन। क्या करना है आपको, सभी के रेगुलेशन फॉलो करो, ट्रस्टी वस्टी सब करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्म करो अगर मिसलीडिंग हुआ है, फीस वगैरह दे दो, ये सब पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, डायरेक्ट आओ। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, किसकी डिस्क्वालिफिकेशन है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी। इन्होंने बोला एसबीआई म्यूचुअल फंड है हमारा, अब ये एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इसमें स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या करने की, ट्रस्टी को अपॉइंट करने की। वापस स्पॉन्सर क्या करता है, म्यूचुअल फंड बनाता है, म्यूचुअल फंड बनाते ही सबसे पहली फुर्सत में दूसरा काम क्या करेगा, ट्रस्टी को रखेगा। फिर ट्रस्टी क्या करता था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करता था। तो इस तरीके से काम चलता था, ठीक है। तो सबसे पहले स्पॉन्सर ने म्यूचुअल फंड बनाया, ठीक है, म्यूचुअल फंड से फिर क्या बना, म्यूचुअल फंड से क्या हुआ, ट्रस्टी को अपॉइंट किया, फिर ट्रस्ट ने बोला ठीक है मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करूंगा। तो इस तरीके से पूरा काम धंधा चलता है। ये कह रहे हैं कि जब आप ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे तो कैसा ट्रस्टी होना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड में जो बैठा ट्रस्टी है वो कैसा होना चाहिए। तो हेडिंग में लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन। अब सिंपल सिंपल बातें बोल रखी है, आओ सबसे पहले सिंपल बात क्या बोल रखी है रीड करियो। म्यूचुअल फंड शेल अपॉइंट ट्रस्टी, ठीक है, म्यूचुअल फंड शेल अपॉइंट ट्रस्टी, ट्रस्टी तो रखना ही पड़ेगा इन अकॉर्डिंग विद दी रेगुलेशन। जो सेबी के रेगुलेशन बोल रहे हैं उनको ध्यान रखा, सेबी के रेगुलेशन बोलता है कि भैया स्पॉन्सर आकर इसमें अपॉइंट करेगा। अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल अपॉइंट एज अ ट्रस्टी अनलेस, हम ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक उसमें ये सारी बातें ना हो। पहला बिल्कुल सिंपल क्या लिखा है, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, और क्या लिखा है स्टैंडिंग। क्या है ये एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, स्टैंडर्ड। ये क्या कह रहा है, रुक जाओ, एबल होना चाहिए मतलब डिसीजन लेने के लिए भैया केपेबल होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब क्या, ईमानदार ऑनेस्ट होना चाहिए। स्टैंडिंग मतलब क्या, स्टैंड ले सके। कुछ अगर इधर उधर चीजें हो रही है, ट्रस्टी का काम क्या था भाई, कुछ गड़बड़ चले तो भैया स्टैंड लेना, तो स्टैंडिंग होना चाहिए। तो बस वो यहाँ पे यही सारी बातें बोल रहे हैं कि एक ट्रस्टी तब एलिजिबल है, एबल हो, इंटीग्रिटी हो या फिर स्टैंड। फिर क्या लिखा है, हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी, किसमें, मॉरल टर्पिट्यूड में, भाई इन सब में ना फंसाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नॉट कन्विक्टेड। कुछ सुनी सुनी सी बातें लग रही है, ऊपर हमने कहा पढ़ा था जरा बताओ, जब एलिजिबिलिटी पढ़ रहे थे ना किसकी, म्यूचुअल फंड बनाने की, तो स्पॉन्सर भी होना चाहिए, तो भाई इसमें ट्रस्टी भी तो वही होगा ना। तो साफ ये लिखा भैया इकोनॉमिक ऑफेंडर में कन्विक्टेड ना हो, वॉयलेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी लॉ में फंसा ना हो, फर्निश द पर्टिकुलर्स जो भी स्पेसिफाइड इन दी फॉर्म, ठीक है। चलिए तो 4 उन्होंने बातें बताई कि ट्रस्टी कैसा होना चाहिए, ट्रस्टी बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, ट्रस्टी मॉरल टर्पिट्यूड में ना फंसा हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में ना हो, सिक्योरिटी लॉ का उसने वॉयलेशन ना किया हो, और जो भी फर्निश करने को बोल रखा है वो सारी चीजें होनी चाहिए। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, नो, अब थोड़ा सा लैंग्वेज बीआर एक्ट की लैंग्वेज है, ठीक है। नो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फिर कंटिन्यू क्या लिखा है, एंड नो, कौन, डायरेक्टर, ना तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ना ही डायरेक्टर। क्या लिखा है, डायरेक्टर में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी बात करें, डायरेक्टर में हम किसकी बात करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी बात करें, या फिर ऑफिसर, या फिर एम्प्लॉय, किसका, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। वापस एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय। नो लिखा है ना, तो नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज द ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। क्या बोल रहा है रीड करो मुझे बताओ जल्दी जल्दी जल्दी।
किसी भी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं बनने वाले भाई, क्योंकि तुम तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो ना। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम बताओ जरा मुझे फटाफट। तुम्हारा काम है दिमाग लगा के पैसा इन्वेस्ट करना, स्ट्रेटेजीज बनाना। तुम ही ट्रस्टी बन गए। ट्रस्टी का काम था म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यही होता है ना। ट्रस्टी का काम क्या है? एएमसी में नजर रखना। क्या नजर रखना? कि भाई सही से सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। अब तुमने क्या बना दिया? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या बना दिया? ट्रस्टी बना दिया। तो मतलब आप ही हो ना अपने पे नजर रखने वाले, तो आप तो अपनी नजर में हमेशा ही अच्छे हो ना। तुम्हारी नजरों में अच्छे रहते हो ना। किसकी नजरों में बुरे रहते हो? किसी और की नजरों में, उसके लिए हमने किसी और को बैठाया। तो सेम मम्मी की नजरों में है ना। नालायक। सब नालायक। चलो तो समझ में आया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर उसका कोई भी डायरेक्टर, डायरेक्टर से मतलब क्या है, उसमें बैठा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितना ही फेयर हो तब भी हमने कहा तू भैया दूर है। ठीक है। तो डायरेक्टर को दूर रखा, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को दूर रखा। ठीक है। साहब बोलते भाई तू तो ट्रस्टी अपॉइंट नहीं होगा, किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। डन, समझ में आ गया। पहला और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन पड़ रही। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। अब थोड़ा एक बार रीड करके देखो समझ में आता है कि नहीं आता। अब एक ट्रस्टी बन गया, उसके सर पे हमने इतना काम दे दिया, तो उसको क्या बोल दिया? भाई दूसरे में भी मत बन। अब नो पर्सन जो ऑलरेडी ट्रस्टी है किसी म्यूचुअल फंड का नहीं है एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। मतलब एक एसबीआई म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी, किसका? एसबीआई म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के में ट्रस्टी नहीं बनेगा। काम बहुत हैवी है भाई, इसी का संभालने बहुत बड़ी बात है। ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए? 3। वापस, पहला उन्होंने बताया कि कैसा होना चाहिए। फिर दूसरा उसने बताया कि भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मत बनाओ और ना ही उनके लोगों को बनाओ। फिर ये बोल रहे कि भाई ट्रस्टी ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड में है ना, तो दूसरे में उसे ट्रस्टी मत अपॉइंट करो। बदलते चलो। नेक्स्ट रीड करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो समझ में आ रहा है। ट्रस्टी भी तो एक कंपनी थी ना। एग्जाम्पल याद करो, एचडीएफसी ट्रस्टी। ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया इसके जो डायरेक्टर बैठे होंगे ना, ट्रस्टी ऑफ शेल बी इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक। शेल नॉट बी एसोसिएटेड, स्पॉन्सर से मिले हुए ना हो। ठीक है। और बी एसोसिएटेड या फिर होने वाले हो, ऐसा भी ना हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? इन केस ऑफ अ कंपनी, इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या बोला? इन केस ऑफ कंपनी। ट्रस्टी तो एक इंसान भी हो सकता है और ट्रस्टी एक कंपनी भी हो सकता है। मेजोरिटी में एक बात बता दूं बच्चा, काम किसी कंपनी ट्रस्टी को ही जनरली दिया जाता है। ठीक है। कोई एक की बस की इतनी बात नहीं है, किसी कंपनी को ही दिया जाता है। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं, कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी में ना पूरी टीम होती है डायरेक्टर्स की। ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, देन इनके डायरेक्टर एक्ट कर सकते हैं ट्रस्टी किसमें? एनी अदर ट्रस्ट। ऊपर क्या बढ़ा था? प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। कौन सा वाला पॉइंट? वापस थर्ड वाला पॉइंट और फिफ्थ वाले पॉइंट को थोड़ा सा जोड़कर पढ़ो। अगर एक म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी बन सकता है? नहीं। लेकिन एक म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी क्या है? कंपनी है। ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेके समझते। एसबीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। ठीक है। इन्होंने बोल दिया इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ट्रस्टी है, क्या इसमें ट्रस्टी बन सकता है? नहीं। यही पढ़ा, कौन सा वाला? थर्ड वाला पॉइंट ये बोलता है इसका ट्रस्टी उसका ट्रस्टी नहीं बन सकता। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है कि भाई जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है और एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है, अगर उनका जो ट्रस्टी है वो क्या है? उनका जो ट्रस्टी है वो क्या है? कंपनी है। तो ये कंपनी का कौन? डायरेक्टर क्या कर सकता है? इसमें ट्रस्टी ट्रस्टी बन सकता है। बात समझ में आ रही है? वापस वापस। अब मैंने बोला इसका जो ट्रस्टी था, इसका जो ट्रस्टी था वो एबीसी कंपनी थी। वापस, एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्टी था वो एबीसी कंपनी थी। क्या मैं इसमें एबीसी कंपनी को बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। एक ऑलरेडी अगर ट्रस्टी वो एक जगह बन चुका है तो दूसरी जगह ट्रस्टी नहीं बनेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसका कौन बन सकता है? डायरेक्टर बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर का अलाउड है। डायरेक्टर को कैसे अलाउड है भाई? एज इंडिविजुअल बन जा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। डन। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है? ये वाला पॉइंट दे रखा है तुम्हारी बुक में, एक्स्ट्रा है, आ जाओ। इन केस कंपनी अपॉइंट एज अ ट्रस्टी
ऑफ म्यूचुअल फंड, अब यहाँ पे उन्होंने सेम उसी की बात कर रखी है, लेकिन यहाँ पे किसकी एंट्री हो गई, हमारी चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट ट्रस्टी कंपनी शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिंपल ये बोल रखा है कि अगर आपका जो ट्रस्टी है वो क्या है, कंपनी है, तो ट्रस्टी कंपनी के डायरेक्टर, जैसे मेरे एग्जांपल में एबीसी कंपनी मेरी ट्रस्टी थी, उस कंपनी का जो चेयरमैन रहेगा वो कौन बनेगा, हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा। सिंपल। वापस इस एग्जांपल की बात करूं तो जो ये एबीसी कंपनी का चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो कौन बनेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दैट्स इट। टोटल 6 बातें हैं। वापस आओ। हाँ, एबीसी कंपनी ट्रस्टी है। हाँ हाँ ठीक है, एबीसी कंपनी ट्रस्टी है। वापस पहला डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आया, पहला डिस्क्वालिफिकेशन कि भाई आप ईमानदार होने चाहिए, कहीं फंसे ना होना चाहिए। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड क्या बोलता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को तो बिल्कुल भी ट्रस्टी मत बनाना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों नहीं बनाना, क्योंकि वही तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है, उन्हीं पे तो हमें डाउट है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ट्रस्टी का काम ही वही, तो उसी को वही काम कि हम नहीं दे सकते कि तुम ऑब्जर्व करो। थर्ड बोलता है एक म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी नहीं बनेगा, इसी के साथ कनेक्ट कर लो। लेकिन ट्रस्टी का जो डायरेक्टर है वो क्या कर सकता है, बन सकता है, और ट्रस्टी का जो चेयरमैन है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना। ये बातें कनेक्ट होगी। 2/3 वाली बातें समझ में आ गई। 2/3 क्या बोलता है, 2/3 ऑफ द ट्रस्टी शैल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, और शैल नॉट बी एसोसिएटेड किसी से भी, स्पॉन्सर से या फिर उससे होने वाले हो ऐसा भी ना हो। समझ में आ गई बातें। लास्ट वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, लिखना है लिख लो। अब आ जाओ नेक्स्ट। हेडिंग क्या लिखी है, अप्रूवल ऑफ दी सेबी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी। भाई किसी भी ट्रस्टी को अपॉइंट करोगे तो किससे अप्रूवल ले लो, सेबी से। नो ट्रस्टी शैल बी इनिशियली और एनी टाइम देयर आफ्टर बी अपॉइंटेड विदाउट दी, सेबी के अप्रूवल के बिना ट्रस्टी को, अभी ऊपर इतनी सारी बातें पड़ी ना, ट्रस्टी को अपॉइंट करो, ये करो वो करो, तो बिना अप्रूवल के तो आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चिल्लर हेडिंग है। अब टेक्निकल जो चीजें थी, 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो अच्छे से आपने समझ लिए। ठीक है, आ जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन और मैनेजमेंट किसका, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, और क्या लिखा है, कस्टोडियन। इन्होंने कहा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कैसे अपॉइंट करोगे, कस्टोडियन को कैसे करेंगे, तो चलिए आइए। सबसे पहले तो रिपीटेटिव है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कैसे अपॉइंट करेंगे, याद करो हमने क्या पढ़ा था। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करने वाला ट्रस्टी होता है। पहले स्पॉन्सर ने क्या बना दिया, म्यूचुअल फंड बना दिया। म्यूचुअल फंड बनाते उसमें किसे अपॉइंट किया, ट्रस्टी। अभी हमने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली, ट्रस्टी कैसे अपॉइंट होता है। अब ट्रस्टी का काम चालू। इन्होंने बोला या तो स्पॉन्सर क्या करेगा, ट्रस्ट डीड के थ्रू ट्रस्टी को क्या देगा, ऑथराइजेशन देगा। स्पॉन्सर कह रहा है भैया मैं खुद अपॉइंट करूंगा, या फिर क्या बोलेगा, ट्रस्टी। सच बताऊं तो ट्रस्टी को ही सारे काम दे देगा, मैंने तुझे रखा क्यों है, आगे का काम कर। ठीक है, चलिए अपॉइंट करेगा किसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच हैज बीन सेबी अप्रूव्ड होने चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी टर्मिनेट। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन उसको खत्म भी किया जा सकता है। याद है, रिपीट हमने आगे पढ़ा था, अगर उसका काम अच्छा नहीं लग रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, तो ट्रस्टी भी निकाल सकता था और मेजोरिटी ऑफ यूनिट होल्डर। ठीक है, तो कौन कौन निकाल सकता है, ट्रस्टी भी निकाल सकता है और यूनिट होल्डर भी। ठीक है, तो मैंने आपको वहां पे बताया था ट्रस्टी कौन सा, मेजोरिटी वाला, मेजोरिटी लिखा है मतलब 51 लिखा है, और फिर 75% कौन, यूनिट होल्डर। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो कंपनी लॉ में जो हमने ओआर और एसआर पढ़ा है ना वो ये, लेकिन यहाँ पे हम ओआर एसआर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो दूसरे रेगुलेशन है। इन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेजोरिटी और फिर क्या लिखा है 75%, तुम्हें भी यही लैंग्वेज यूज करनी है। डन। चलिए नेक्स्ट क्या है, any change in the appointment of the asset management company subject to prior approval of the SEBI और unit holder। SEBI से भी और SEBI के पास फिर unit holder से भी। अगर आपने asset management company को बदल दिया तो पूछना पड़ेगा। मान लो भाई ये डिसीजन किसने लिया है, ट्रस्टी ने डिसीजन लिया, हटाओ इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। यूनिट होल्डर को तो लग रहा था कि भाई ये तो काम सही कर रहा है, तो हाँ उसकी भी अप्रूवल ली जाएगी। क्लियर है, पक्का। चलिए सिंपल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलिए किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आप अपॉइंट करेंगे। ठीक, इन केस ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी इट हैज क्या लिखा है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करो तो ऑब्वियसली उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उनकी अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतने ही अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग है, तो खुद भी तो अच्छा होना चाहिए। खुद का दिवालिया निकला पड़ा है और कह रही है कि नहीं नहीं हमारे डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उनकी खुद की जनरल रेपुटेशन, ये वाला पॉइंट सेम वैसे ही था जो हमने स्पॉन्सर को लेके पढ़ा था। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होनी चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन। सेम फिर से कनेक्ट करो, कॉमन पॉइंट। डायरेक्टर ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर
आर पर्सन हैविंग द एडुकेट, उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब हम स्पॉन्सर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो सॉरी स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी पढ़ रहे थे कि म्यूचुअल फंड तुम्हें अगर ओपन करना है तो ये सब होना चाहिए, सेम ये सारी बातें हमने पढ़ी थी कि उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, और नॉट फाउंड गिल्टी, मॉरल टर्पिट्यूड, कन्विक्टेड, ये तो भाई घिसी पिटी बातें बार बार रिपीट हो रही है। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? पहला, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है? फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा, एक्सपीरियंस उनका फाइनेंस में होना चाहिए, और प्लस कन्विक्टेड ना हो। कौन? डायरेक्टर्स। किसके डायरेक्टर? एसेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट, की मैनेजर, की पर्सनल लिखा है, ठीक है, की पर्सनल ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो की इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कंपनी लॉ में आप केएमपी पढ़ते हो, कंपनी लॉ बोलते हैं की मैनेजर पर्सन, इससे तुम्हें हिंट तो लग जाता है कि इंपॉर्टेंट लोग की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि की पर्सनल, की स्टाफ किसका? एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, ठीक। फंसा ना हो किसमें? नॉट फाउंड गिल्टी, मॉरल टर्पिट्यूड में। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर भी ऊपर उन्होंने बोल दिया, अब उन्होंने की पर्सनल को भी बोल दिया, मतलब बस डायरेक्टर की बात नहीं हो रही है, सीईओ की भी बात हो रही है, सीएफओ की भी बात हो रही है, इवन सीएस की भी बात हो रही है, ठीक है। तो ये लोग किसमें ना फंसे हो? मॉरल टर्पिट्यूड में। देन क्या लिखा है? सेम वही ऊपर जो हमने पढ़ा इकोनॉमिक ऑफेंस में। और क्या लिखा है? वॉयलेशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ, ठीक। चौथी बात इन्होंने जो लिखी है, रीड करियो, वर्कड फॉर, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करते थे। किसकी बात हो रही है? की पर्सनल। की पर्सन जो अभी हमारी कंपनी का म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेके चलो। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोल सकती हूँ। तो एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये की पर्सनल, मतलब मैं सीएस का एग्जांपल लेके चलूं, सीएस हो गया, सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया, क्या ना हो? पहली बात, मॉरल टर्पिट्यूड में गिल्टी ना हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में गिल्टी ना हो, सिक्योरिटी लॉ का उसने वॉलेशन ना किया हो, और वर्कड फॉर एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उन्होंने कभी किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम किया था, या फिर किसी म्यूचुअल फंड के लिए काम किया था, या किसी इंटरमीडियरीज में वो थे जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया था या कैंसिल कर दिया था एट एनी टाइम बाय द बोर्ड। बोर्ड ने उनका सस्पेंड कर दिया था या फिर क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था उनका रजिस्ट्रेशन, मतलब कुछ गड़बड़ काम किया होगा, कुछ गड़बड़ काम किया था, तो सस्पेंशन वाले लोग, कैंसिलेशन वाले लोग यहाँ नहीं आएंगे। वो किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बिलोंग करते थे, म्यूचुअल फंड से, इंटरमीडिएट से बिलोंग करते थे, उनका वहां का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है। मतलब साफ सुथरे लोगों को लेकर आने का, बस वही कह रहे हैं। समझ में आया? चलो, ये स्पेसिफिक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। तो कभी कभार चीजें रहती है ना कि एकदम पॉइंट में पूछ ली जाएगी, ठीक है। जिनके हेडिंग में मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उसकी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सच एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई की म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात हो रही है, तो उनके एसेट मैनेजमेंट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हैज एटलीस्ट, कितना लिखा है? 50% of the director who are not associated या associated in any manner, ना स्पॉन्सर से associated हो, ठीक है, ना स्पॉन्सर की सब्सिडरी से, और ना ही ट्रस्टी से। एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना एक्सपर्ट नॉलेज देती है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो देंगे, वो तो कंपनी है। तो इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 50% तो इन लोगों से मिले जुले ना हो, ना स्पॉन्सर से, ना स्पॉन्सर की सब्सिडी से, और ना ही उस म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी से। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम चाहते हैं एकदम फेयर है ना डिसीजन हो, डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो ही ना हो, ठीक है, कहीं से किसी का भी इंटरेस्ट जुड़ा ना हो, बस इस सेंस में बोल रहे हैं। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसका चेयरमैन? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ऊपर भी हमने किसी चेयरमैन की बात करी थी, वो वाला पॉइंट क्या बोलता है? पहले जरा जाओ देखो वापस। ट्रस्टी का, वहां पे ट्रस्टी की बात हो रही थी। क्या होगा ना, चेयरपर्सन दिमाग में आएगा तो दो तीन बातें आने लगती है। हमने पढ़ा ट्रस्टी का जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अभी हम किसके चेयरपर्सन की बात करें? एसेट मैनेजमेंट कंपनी पढ़ रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो चेयरपर्सन है इज नॉट अ ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। हाँ, वो बस वर्ड यूज करते हैं, एक जगह चेयरपर्सन है, एक जगह चेयरमैन है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, बता रही मैं, चेयरमैन चेयरमैन बहुत ज्यादा बोलने से है ना वो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आती है कि बस मैन क्यों बोला, विमेन क्यों नहीं बोला, लड़का लड़की वाला भेदभाव। तो तब से उन लोगों ने इग्नोर करना चालू किया कि चेयर पर्सन बोलेंगे, पर्सन लड़का लड़की दोनों कंसीडर कर रहा है, ठीक है। बस ये वाली बात है, ठीक है।
धीरे धीरे सारी चीजें वो चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन फिट करते जाएंगे। हद हो गई। चलो आ जाओ। चेयरमैन, वापस वापस, चेयरमैन ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरमैन क्या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, क्या लॉजिक? क्योंकि ट्रस्टी का काम क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे नजर रखो। और इन्होंने क्या किया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन को ट्रस्टी बना दिया। तो इन्होंने कहा कि किसी और भी म्यूचुअल फंड में नहीं, एनी लिखा है ना, एनी मतलब किसी भी उसमें नहीं। हम नहीं चाहते कहीं से भी चीजें इधर उधर हो। क्लियर है? नेक्स्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी नेटवर्थ इज नॉट लेस देन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी खुद की नेटवर्थ तो मिनिमम तो आपको इतनी रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? चिल्लर हेडिंग है नेक्स्ट। क्या लिखा है? कौन होता है कस्टोडियन? काम बताओ जरा कस्टोडियन क्या मुझे। कस्टडी में रखता है। कस्टडी में क्या रखता है? सिक्योरिटीज रख सकता है। सिक्योरिटी भी रख सकता है और कभी कभार क्या कर सकता है? याद है? गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज सब। ठीक है चलो। अपॉइंटमेंट ऑफ द कस्टोडियन, हमने ट्रस्टी को अपॉइंट कर लिया, हमने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट कर लिया। अब किसको अपॉइंट कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? कस्टोडियन को। द म्यूचुअल फंड शेल अपॉइंट द कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड क्या करेगा? कस्टोडियन को अपॉइंट करेगा टू कैरी आउट द कस्टोडियल सर्विस ऑफ द स्कीम ऑफ द फंड, इंटीमेशन ऑफ द सेम टू दी बोर्ड। सेबी को बता दो कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर कि हमने ये कस्टोडियन अपॉइंट कर लिया। जिस दिन अपॉइंट किया वहां से 15 दिन के अंदर सेबी को इन्फॉर्म होना चाहिए। इन केस ऑफ द गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम, अब अलग अलग टाइप की स्कीम्स होती है, तो एक स्कीम का उन्होंने एग्जांपल लेके बताया कि समझ लो जैसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेबल स्कीम है, जो एसेट है अगर वो गोल्ड फॉर्म में है, एसेट क्या है? गोल्ड ही है, ठीक है, या फिर गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, वो अपनी कस्टडी में रखेगा। चलिए, अगर मैं यहाँ पर आप में ये वाला पॉइंट लिखा है सिल्वर, लिखा है तो गोल्ड रिलेटेड है तो गोल्ड रखने का, सिल्वर रिलेटेड है तो सिल्वर रखने का, कुछ भी बहुत अलग नहीं लिखा है, ये लिखा है। ऊपर वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? कस्टोडियल को अपॉइंट करो, 15 दिन के अंदर किसको इन्फॉर्म करो? सेबी को इन्फॉर्म करो। और इसका काम बता दिया, गोल्ड है तो गोल्ड भी रखेगा, उससे रिलेटेड सिक्योरिटी, सिल्वर है तो सिल्वर भी रखेगा, उससे रिलेटेड सर्विसेज भी। अब अग्रीमेंट होगा किसके साथ? कस्टोडियन के साथ। म्यूचुअल फंड अपॉइंट हुआ ना तो अग्रीमेंट है, अपॉइंट हुआ तो अग्रीमेंट है, ठीक है। तुम बीइंग सीएस, तुम बीइंग कंप्लायंस ऑफिसर किसी को ज्वाइन करते हो तो मतलब कंपनियों और आपके बीच में क्या हुआ है? अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो कस्टोडियन को हमने अपॉइंट किया, दैट मींस अग्रीमेंट। म्यूचुअल फंड एंटर इनटू अ कस्टोडियन अग्रीमेंट विद द custodian agreement with the custodian which shall contain the clauses, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई which are necessary for the efficient and orderly conduct of the affairs of the custodian, कि भाई तुम्हें कैसे कैसे संभाल के रखना है, कब हम लेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन बस लिखे होने चाहिए। However, agreement of the service contract terms appointment of the custodian shall be enter into the prior approval of the trustee। क्या लिखा है इन्होंने? म्यूचुअल फंड का अग्रीमेंट अपॉइंट किसने किया? कंपनी ने ना। कंपनी कौन सी थी? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने अपॉइंट किया किसको? कस्टोडियन को। अग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन अग्रीमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले कौन देखेगा? ट्रस्टी देखेगा। ट्रस्टी है ना मेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है हेडिंग बताओ। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आ जाइए। अब म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, अब ये जनरल जनरल बातें चालू हो चुकी हैं। प्रोसीजर ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम, स्कीम को अगर हम लॉन्च करें तो उसकी क्या प्रोसेस होगा? पहला प्रोसेस, नो स्कीम शैल बी लॉन्च बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये स्कीम कौन लॉन्च करता है? दिमाग किसका होता है पूरे टाइम? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यही जो इतनी अलग अलग टाइप की स्कीम्स है ना, तुम्हें क्या लगता है म्यूचुअल फंड ये स्कीम दे रहा है? नहीं, म्यूचुअल फंड स्कीम में म्यूचुअल फंड में बैठा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये सारी स्कीम्स तैयार करती है कि हम एक काम करते हैं इनकम ओरिएंटेड बनाते हैं, हम एक काम करते हैं हाइब्रिड बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट वाला बनाते हैं। तो ये स्कीम तैयार करने वाले कौन है? हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो साफ बोल दिया, कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं की जाएगी बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी अनलेस द स्कीम इज अप्रूव बाय द ट्रस्टी। ट्रस्टी देख ले, जब तक ट्रस्टी का तो काम ही यही था, ठीक है। और कॉपी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, अब क्योंकि इसका एक ऑफर डॉक्यूमेंट बना होगा तो ये किसको चेक करवाया जाएगा? सेबी को। समझ में आ रही चीजें? नेक्स्ट, द ऑफर डॉक्यूमेंट शेल कंटेन द एडुकेट डिस्क्लोजर टू अनेबल द इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन बना। सारी बातें अच्छे से लिखनी चाहिए। पहला, ट्रस्टी देखेगा, एक बार सेबी को चेक करवाया जाएगा, तब जाके स्कीम लॉन्च हो गया। और स्कीम लॉन्च हो गई तो उन्होंने कहा कि प्लीज सारे बातें लिखी होनी चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट। थर्ड पॉइंट, म्यूचुअल फंड शेल पे द मिनिमम फाइलिंग फीस। किसको? भाई सेबी को। फाइल कर रहे हो इधर उधर की बातें, विद इन टाइम जो बता के रखा है, फीस देने का, नहीं तो प्रोजेक्ट ऑफर डॉक्यूमेंट रीड भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो स्कीम आती है, यूनिट्स खरीदी जाती है नॉर्मल। मैं आईपीओ लेके आ रही हूँ, आईपीओ, अभी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा हट जाओ। मैं आईपीओ लेके आ रही हूँ, इक्विटी दे रही हूँ तुम्हें, तो पहले इक्विटी दूंगी, फिर उसे क्या करवाऊंगी? लिस्ट,
लिस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता था, स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल की लेकर आएंगे, जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगी। सेम यही है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम लेके आ रही है, उस स्कीम के यूनिट्स कौन खरीद रहे, तुम यूनिट होल्डर खरीद रहे। अब इस यूनिट को भी क्या किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया जाएगा। तो जब लिस्ट करवाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, अप्रूवल लेंगे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो सारी वही घिसी पिटी बातें बता के रखी है, रीड करते। फॉर द लिस्टिंग ऑफ द यूनिट ऑफ एनी स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड, कहाँ पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसका, म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, जो जरूरी होता है वो सारे काम करेगा, ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। पॉइंट समझ में आ गया, सिंपल। नेक्स्ट, बिफोर लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी एग्जीक्यूट अग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। याद करो, पहले हमें अग्रीमेंट करना है ना, एलओडीआर। एलओडीआर क्या था जरा बताओ जरा मुझे। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब कि लिस्टिंग अग्रीमेंट होगा। पहले लिस्टिंग अग्रीमेंट होगा, फिर अब जितनी भी यूनिट्स आती जाएंगी, जैसे जैसे स्कीम लेकर आएंगे। नहीं है क्या ये पॉइंट है, ये तो बोल रहे हैं। लैंग्वेज अलग है लेकिन है, रीड करो एक बार, रीड कर लो। 1 2 3। देखो कुछ नहीं, बस वो लैंग्वेज बदल रहे तो कोई बात नहीं। देखो फिफ्थ वाला पॉइंट तो पहले ही बताना चाहिए था, पहले अग्रीमेंट करो फिर इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए मारो, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारी लैंग्वेज सही भी दे रखी हुई, मत टेंशन लो, ठीक है। फिर क्या लिखे, एवरी कौन सा, क्लोज एंडेड स्कीम, अदर देन, क्या लिखा है, किसकी बात कर रहे हैं, अदर देन ELSS, कुछ सुना सुना सा है, बताओ जरा। फुल फॉर्म तो यही दे रखा है, लिंक सेविंग स्कीम। बताओ थी कौन सी, टैक्स सेविंग स्कीम, ठीक है, पलटा कर देख लेंगे फटाफट। क्लिक नहीं हो रहा था, चलो। चलो चलो, इन्होंने कहा वो टैक्स सेविंग स्कीम की हम बात नहीं करें, ठीक है। वापस, एवरी क्लोज एंडेड स्कीम अदर देन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम शेल बी, यहां से रीड करो ऐसे, एवरी क्लोज एंडेड स्कीम शेल बी लिस्टेड, जितनी भी क्लोज एंडेड स्कीम है वो लिस्ट हो जाएगी, कहाँ पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में विद इन दी टाइम पीरियड सब्जेक्ट, जो सेबी ने बोला। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ, कंपलसरी है, क्लोज एंडेड स्कीम को कंपलसरी बोल दे, तुम्हें तो लिस्ट होना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की स्कीम जितनी भी क्लोज एंडेड होंगी उन्हें क्या होना पड़ेगा, लिस्ट होना पड़ेगा। लेकिन हम किसकी बात नहीं कर रहे, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की। ये आती कहाँ थी, किस कैटेगरी में आती थी, ओपन में आती थी कि क्लोज एंडेड में आती थी, ओपन में आती थी। क्यों ओपन में आती थी, क्योंकि उसका एक्सेप्शन, क्योंकि वो लॉक इन में था, तो लॉक इन में होगी तो क्लोज एंडेड जैसा ही है। तो उन्होंने कहा हम क्लोज एंडेड की बात करें लेकिन इसको हटा दे, क्योंकि ये ओपन एंड की है और लॉक इन में है ओपन एंड में, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जैसे क्लोज एंडेड जैसे, इसलिए हम इसको साइड कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसीलिए। चले, 6 पॉइंट समझ में आ गया। 7, नो स्कीम अदर देन इनिशियल ऑफर पीरियड ऑफ एनी इक्विटी लिंक, वापस से उन्होंने क्या बोल दिया, हम इस वाली की बात नहीं करें, ELSS की बात नहीं करें। कोई भी स्कीम, नो स्कीम कैन बी ओपन फॉर अ सब्सक्रिप्शन मोर देन, उन्होंने कहा 15 दिन का समय है। 15, हम नॉर्मली IPO पे ऐसा पढ़ते, ड्यूरेशन पढ़ते थे कि कितने दिन के लिए विंडो ओपन होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इसमें मैक्सिमम विंडो ओपन की क्या टाइम लाइन दे रखी है, 15 दिन का आपको समय मिलेगा। फर्दर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रुको वापस 7 पॉइंट पढ़ रहे, 7 पॉइंट की आधी बात समझ में आ गई। हम यहाँ पे ELSS की बात नहीं करें, ये टाइमलाइन नॉर्मली जो है ELSS के अलावा 15 दिन का टाइमलाइन है। IPO की टाइमलाइन जरा बताओ मुझे, जब हम IPO लेके आते हैं तो कितने दिन के लिए विंडो ओपन होनी चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, राइट इश्यूज भी था, कुछ याद आ रहा है, राइट इश्यूज का विंडो कितने दिन के लिए ओपन रहता था, पक्का नहीं था। अच्छा राइट इश्यूज, अच्छा हाँ, सिलेबस भी शायद डिडक्ट करवा दिया है तो बहुत सारी जगह पे, लेकिन मैं कह रही हूँ राइट इश्यूज का तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया है क्या, पक्का। तो फिर ठीक है, मैं बताऊंगी नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। वो ठीक है, 3 से 10 दिन वाला ठीक है। 3 से IPO के लिए कितना टाइम था, 3 से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। इन्होंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम बस हम बोल रहे 15 दिन से ज्यादा नहीं। कंटिन्यू, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड द एक्सटेंड ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझते हैं, नॉर्मली मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90%। ओवर सब्सक्रिप्शन भी समझते हैं, ठीक है, कि चीजें ओवर सब्सक्राइब हो जाती है। इंटेंट टू रिटेन शुड बी स्पेसिफाइड इन दी ऑफर, सारी चीजें अच्छे से लिखी होनी चाहिए। क्या लिखी होनी चाहिए, मिनिमम कितना है, ओवर जाएगा तो कितना ओवर जाएगा।
इन केस ओवर सब्सक्रिप्शन ऑल द एप्लीकेंट, मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो प्लीज जितने भी एप्लीकेशन आई है एप्लीकेंट की, कितने तक की, अप टू 5000 यूनिट, हम इन्हें बोले छोटे हैं, अप टू लिखा है ना, मतलब 5000 तक की मैक्सिमम या फिर उससे नीचे। किसी की 10 यूनिट की डिमांड आई, मैं 1 यूनिट खरीदना चाहती हूँ, 2 खरीदना चाहती हूँ, 10 खरीदना चाहती हूँ, 20 खरीदना चाहती हूँ, 1000 खरीदना चाहती हूँ, 5000 खरीदना चाहती हूँ, उन्होंने बोला 10,000, 10,000 वाले को नहीं, बड़े लोग को भाव नहीं दे रहे, किसको भाव देंगे, छोटे। हम कह रहे हैं कि भैया छोटे इन्वेस्टर्स को भाव देना है, क्यों देना है, क्योंकि बच्चा हम म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट लाए किसके लिए, पहले तो ये बता दो, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। इनकेस अगर आपकी कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो छोटे इन्वेस्टर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस में कम हो जाता है, जिसने जितना मांगा है उसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन कम हो जाता है। इन्होंने कहा इनका कम मत करना, इन्होंने जितना मांगा है उन्हें उतना दे देना। अप्लाइंग अप टू 5000 यूनिट मस्ट बी गिवन फुल अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन। वापस, बड़े लोगों ने बहुत ज्यादा मांगा ना, लाखों की जिन्होंने डिमांड करी है, प्रोपोर्शनेटली सबको कम कर दो, क्योंकि मांगा ज्यादा है लेकिन दे तो सकते नहीं है ना, ज्यादा है तो हमारे पास कम। तो छोटे इन्वेस्टर की लिमिट बता दी भैया 5000 के जितने सबको दे दो, उसके बाद जितना बचता है ना उनको प्रोपोर्शनेटली देने का। बात समझ में आ गई? ऑफर डॉक्यूमेंट में ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एएमसी इज रिक्वायर्ड टू रिफंड, कब, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होगा। ऑल्सो एक्सेस, ये भी बता दो कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो फिर क्या कैसा, विद इन दी 5 डेज के अंदर। तो हम आपको रिटर्न कब कब कर देंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के भी केस में रिटर्न करेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो ये सारी बातें आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखी होनी चाहिए। फटाफट इसका क्विक रिवीजन, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कीम लॉन्च करने की प्रोसेस। पहला पॉइंट क्या बोलता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम को लॉन्च नहीं करेगा जब तक ट्रस्टी और सेबी का ऑफर डॉक्यूमेंट का अप्रूवल नहीं मिल जाता। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सारी चीजें अच्छे से लिखी होनी चाहिए ताकि सामने वाला अच्छे से डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, फीस वगैरह दे देना। नेक्स्ट, लिस्टिंग अग्रीमेंट कर लो, अप्रूवल। तो ये 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्लोज एंडेड स्कीम को कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन ईएलएसएस की बात नहीं करें। फिर हमने पढ़ा ऑफर डॉक्यूमेंट में साफ साफ होना चाहिए 15 दिन का ही मैक्सिमम है ड्यूरेशन। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखो ओवर हो सकता है, मिनिमम कितना, ये सारी चीज स्पेसिफाई करो। और ओवर सब्सक्रिप्शन केस में आपको इन्होंने एक पॉइंट बताया, एक रूल बताया कि भाई छोटे इन्वेस्टर 5000 तक की यूनिट मांगेंगे, जितना मांगेंगे दे देने का, उसके ऊपर वाले लोगों को प्रोपोर्शनेट बेसिस में देने का। ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट की रिफंड कर दिया जाएगा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ और बहुत ज्यादा ओवर हो गया, तब भी तो वापस करेंगे, इतना है ही नहीं हमारे पास देने के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो भी रिटर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे टॉपिक होता है और आज की सभा भी समाप्त। समझ में आया बच्चों?